नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। जैसे जैसे देश चुनावी माहौल में जा रहा है वैसे वैसे नए नए मुद्दे उछल कर आ रहे हैं और बल्कि यह भी कहना चाहिए कि देश अभी थोड़ा चुनाव में वक्त है। फिलहाल तो फोकस जो है विधानसभा चुनाव पर है, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर है, लेकिन 24 को अपने जहन में रख के यानी 24 के लोकसभा चुनावों को अपने ध्यान में रखकर मुद्दों की तलाश शुरू हो चुकी है और दो टूक में आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। इसलिए क्योंकि एक तरफ 2 दिन में अगर हम कहें, बीते 2 दिन में कहें तो विपक्ष के अलायंस की तरफ से 2 मुद्दे, अलग अलग मुद्दे उछाले गए हैं। राहुल गांधी एक लेख लिखते हैं और उस लेख में वो हिंदुत्व पर दुनिया को बताते हैं कि हिंदुत्व क्या है, हिंदुत्व पर ज्ञान देते हैं। दूसरी तरफ बिहार में जो जाति की सर्वे आया था उसकी रिपोर्ट आ गई, जो जातिगत सर्वे किया गया था, और कांग्रेस और इंडिया अलायंस अब ये कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना जरूरी है क्योंकि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। और कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि इस मुद्दे पर विपक्ष जो है वो बीजेपी को घेरने की तैयारी कर रहा है। उसको लगता है एक तरफ सॉफ्ट हिंदुत्व का मुद्दा ले आए, ये दिखाएं कि बीजेपी जो है वो असली हिंदुत्व की बात नहीं करती। असली हिंदुत्ववादी तो राहुल गांधी हैं और स्टालिन हैं जो सनातन को खत्म करने की बात करते हैं। दूसरी तरफ जाति जनगणना और जाति के जो आंकड़े हैं उसके आधार पर अपने अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट करने की कोशिश चल रही है। दो टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़ें, आज महात्मा गांधी की जयंती है, 2 अक्टूबर है। आज देश महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को याद कर रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जाति के आधार पर भेद करने को लेकर महात्मा गांधी ने क्या कहा था? जरा देखिए, गांधी जी और जाति। गांधी जी जाति आधारित जनगणना के खिलाफ थे। अंग्रेजों ने जाति के आधार पर जब चुनाव कराने की कोशिश की तो गांधी जी ने इसके विरोध में आमरण अनशन किया था। मई 1930 में यंग इंडिया में महात्मा गांधी ने एक लेख लिखा था। उस लेख में महात्मा गांधी क्या कहते हैं? महात्मा गांधी ने लिखा, मेरे, हमारे और अपनों के स्वराज में जाति और धर्म के आधार पर भेद का कोई स्थान नहीं हो सकता। स्वराज सबके लिए, सबके कल्याण के लिए होगा। यह महात्मा गांधी ने कहा जाति को लेकर और जाति जनगणना को लेकर। बड़ी दिलचस्प बात है कि एक तरफ महात्मा गांधी जो है जाति आधारित जनगणना के खिलाफ थे और सिर्फ महात्मा गांधी नहीं बल्कि संविधान सभा में भी जब जाति आधारित जनगणना की बात हुई तो सरदार पटेल ने इसका विरोध किया था और उस वक्त जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके साथ साथ अंबेडकर ने भी जाति जनगणना का विरोध किया। लेकिन आज गांधी जी की जयंती के अवसर पर बिहार की सरकार ने जो जाति को लेकर के एक सर्वे किया था उसके आंकड़े आज सामने पेश कर दिए। हर जाति के बारे में इसमें बताया गया कि कौन सी जाति कितनी है बिहार में और उसके आधार पर अब आगे की रणनीति की तैयारी हो रही है। नीतीश कुमार ने कल बाकायदा 9 दलों की बैठक भी बुला ली है और उस बैठक के आधार पर अब यह तय होगा कि ये जो आंकड़े सामने आए हैं इन आंकड़ों के आधार पर किस तरह से बिहार में अगली व्यवस्था होगी। तो एक तरफ बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी की सरकार ने जाति सर्वे के आंकड़े जारी करके बीजेपी को वहां घेरने की कोशिश करी है, घेराबंदी कर दी है। दूसरी तरफ राहुल गांधी जो हिंदुत्व पर लेख भी लिख रहे हैं, दूसरी तरफ वो बार बार कह रहे हैं कि जाति जनगणना कराइए और बीजेपी इससे बच नहीं सकती। क्या विपक्ष को अभी मुद्दों की तलाश है? क्या विपक्ष अभी तय नहीं कर पा रहा है कि 2024 के मुद्दे क्या होंगे, या वो तय कर चुका है कि हिंदुत्व के मोर्चे पर भी बीजेपी को घेरने की कोशिश होगी और दूसरी तरफ जातिगत जनगणना कराकर भी बीजेपी के खिलाफ एग्रेसिव यानी आक्रामक हुआ जाएगा? इसी को लेकर आज दो टूक में चर्चा करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़ें,
जो बिहार में आज जो कुछ डेवलपमेंट हुआ, वो भी गांधी जयंती के अवसर पर, उसको लेकर क्या कुछ रिएक्शन आए, जरा उनको सुनिए। हम तो आपको कह रहे हैं कि जो हम लोग बिहार में कर रहे हैं, कोई आज तक किया है बिहार में जितना बढ़ना होगा, और इसके बारे में हम लोग जो उसके हित में कोई भी काम सभी जाति होगा, ये नहीं कर रहे, एक ही बात हम कर रहे हैं, सबके हित में जो काम आगे बढ़ेगा तो वो हम लोग करेंगे। अब बाकी उन लोगों को अभी तक नहीं किया, बोलिए ना भाई 10 में तो मान लीजिए कि जाति आधारित नहीं कर, जनगणना तो होना चाहिए था ना, तो नहीं ना हुआ। जातीय जनगणना का पूरा रिपोर्ट आएगा, अध्ययन के बाद मैं बताऊंगा। बहुत कुछ नयापन तो नहीं है, जो अनुमान था वही अनुमान है। ये जो एक लगा रहे थे कि बड़ी चमत्कार, बड़ा बदलाव, अरे सबको जानकारी है जो आप बता रहे हैं, वो लगभग डाटा आंकड़ा तो सबको पता है। हाँ, कुछ जब आएगा तो पिछड़ा का या पिछड़ा का डिटेल एरिया वाइज, तब पता चलेगा कि गणना का सच्चाई क्या है। 21 में सेंसस होना था, अब तक तो सेंसस भी नहीं हो पाया, तो महिला रिजर्वेशन की तो दूर की बात है, लेकिन ये होना चाहिए। जब भी सेंसस हो, हमारा ये मांग होगा, और इंडिया अलायंस का भी ये मांग रहा है, प्रमुख मांग रहा है कि देश भर में जातीय जनगणना जो है वो कराया जाए। जातीय जनगणना बिहार की जनता में, गरीबों में भरम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। इन्हें तो रिपोर्ट कार्ड देने चाहिए थी कि 33 साल 18 साल नीतीश बाबू और 15 साल लालू यादव, ये दोनों ने मिलकर राज किया और गरीबों को क्या उद्धार किया, कितने लोगों को नौकरी दी, कितने लोगों की हालत सुधरी, ये रिपोर्ट कार्ड होनी चाहिए थी। अब ये रिपोर्ट कार्ड जातीय जनगणना का देकर के लोगों में भरम के सिवा और कुछ नहीं। लगभग आधी आबादी 52% मंडल कमीशन को अगर माना जाए तो उस आबादी के विषय में चिंताएं लगभग 6-7 दशक से चल रही थी, वो चाहे प्रथम पिछड़ा आयोग हो या द्वितीय पिछड़ा आयोग हो। आप जरूर बिहार ने इसमें लीड लिया है या नेतृत्व किया है इसको जारी करने का, और उस मामले में भी ऐतिहासिक है। जातीय अनुमाद फैलाना लालू जी का ये आदत रहा है, जातीय अनुमाद फैलाना। भारतीय जनता पूर्ण रूप से जातीय सर्वेक्षण का समर्थक रही है। आया है अच्छा रिपोर्ट, अब इसको पूरा विस्तार से हम लोग देखेंगे, तब फिर भारतीय जनता पार्टी अपनी बातों को रखेगी। बहुत ज़रूरी है। राहुल गांधी ने कोलार में अप्रैल में एक भाषण दिया और मांग की कि पूरे देश में जाति जनगणना होनी चाहिए। जब तक आंकड़े सामने नहीं आएंगे कि किस जाति के किस वर्ग के कितनी संख्या है, तब तक कोई भी सरकार नीति निर्धारण कैसे कर सकती है। अब राहुल गांधी बहुत जातीय जनगणना पर ज्ञान दे रहे हैं, ट्यूटोरियल्स पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं। सोचने वाली बात है। सबसे पहले एक सवाल जो उनसे पूछा जाना चाहिए वो ये कि कांग्रेस पार्टी हो या उनके घटक दल और उनके साथी हों, जिन जिन राज्यों में उनका शासन है वहाँ एक भी चीफ सेक्रेटरी क्यों ओबीसी का नहीं है, SC ST का नहीं है? क्या हमारे ओबीसी समुदाय से सवाल नहीं पूछेगा? चाहे बात हो आपके हिमाचल की, या बात हो आपके कर्नाटक की, या बात हो आपके बिहार की, या बात हो आपके छत्तीसगढ़ की, या बात हो आपके पंजाब की, या बात हो आपके केरल की, एक भी चीफ सेक्रेटरी आपको ओबीसी समुदाय से या SC ST समुदाय से नहीं मिला। वो सब जनरल कैटेगरी के हैं, बातें बड़ी बड़ी भी कर रहे हैं। मेरे परिवारजनों, विकास विरोधी लोगों को देश ने 6 दशक दिए थे। 60 साल कोई कम समय नहीं होता है। अगर 9 साल में इतना काम हो सकता है तो 60 साल में कितना हो सकता था? उनके पास भी मौका था, वो नहीं कर पाए। ये उनकी नाकामी है। वो तब भी गरीबों की भावनाओं से खेलते थे,
आज भी वही खेल खेल रहे हैं। वो तब भी जात पात के नाम पर समाज को बांटते थे, आज भी वही पाप कर रहे हैं। वो तब भी आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे रहते थे और आज तो वो एक से बढ़कर एक घोर भ्रष्टाचारी हो गए हैं। तो आपने सुना क्या कुछ जो कुछ बिहार में हुआ और जो जाति जनगणना की मांग हो रही है उसको लेकर क्या कुछ अलग अलग रिएक्शन आ रहे हैं। इसी को लेकर आज की चर्चा, आज की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इस बात को भी मत भूलिए क्योंकि बड़ी दिलचस्प बात है। एक दिन पहले राहुल गांधी हिंदुत्व पर लेख लिखते हैं और अगले दिन जाति जनगणना की बात करते हैं। क्या विपक्ष के पास मुद्दों का अभाव है या ये दो मुद्दे जो है विपक्ष चाहता है इन दो मुद्दों पर बीजेपी का घेराव किया जाए? इन्हीं सब पर चर्चा होगी। दो टूक में मेरा आज का सवाल आपके सामने, आज दो टूक में मेरा सवाल जिस पर आज की चर्चा, आज की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। दो टूक में मेरा सवाल, कभी हिंदुत्व पर ज्ञान, कभी सनातन का अपमान और अब जाति जनगणना से क्या 24 जीतने का हो रहा है इंतजाम? सवाल एक बार फिर सुनिए, कभी हिंदुत्व पर ज्ञान, कभी सनातन का अपमान और अब जाति जनगणना से क्या 24 का चुनाव जीतने का हो रहा है इंतजाम? इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ 5 मेहमान आज की डिबेट में जुड़ चुका, ये परिचय करवा दूं। मेरे साथ आरपी सिंह जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, स्टूडियो में जुड़े हैं आरपी सिंह जी। मेरे साथ अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। सैयद जवाद मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक हैं। प्रेम कुमार जी मेरे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और मेरे साथ मास्टर सुरेश चंद्र जी जुड़े हुए हैं, बीएसपी समर्थक हैं। आप सभी का शुक्रिया, स्वागत। आरपी सिंह जी, लगता है कि मुद्दे तय कर लिए हैं विपक्ष ने, जिन मुद्दों को लेकर घेराव किया जाएगा। आपके हिंदुत्व की जो प्लैंक है, एक तो उसकी हवा निकालने की राहुल गांधी तैयारी कर रहे हैं और दूसरा जाति जनगणना के नाम पर बीजेपी का घेराव हो रहा है। देखिए, अच्छा है अगर विपक्ष हिंदुत्व की तरफ बढ़े और हिंदुत्व की सोच से वे अपनी रणनीति तय करें, हम तो स्वागत करते हैं। परंतु होता ही है कि सिर्फ चुनाव के आसपास वो उनको हिंदुत्व की याद आती है। गुजरात का चुनाव था तो मुझे याद पड़ता कोई 28 मंदिरों के दर्शन उन्होंने जाकर किए थे राहुल गांधी ने। और उन दिनों में कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनकर दिखाया कि मैं जनेऊधारी भी हूँ और भी विशेष इस प्रकार के प्रयोजन करते। परंतु क्या आपने कभी वैसे कभी देखा राहुल गांधी जी कभी किसी मंदिर में जाते हुए? घर के बगल में एक उनके मंदिर है, कभी वहाँ कभी मंदिर में जाकर, हनुमान मंदिर क्रॉन प्लेस में, कभी किसी मंदिर में जाकर दर्शन करते हुए? नहीं, वो तो आपके हिंदुत्व को मानते ही नहीं, वो तो आपके हिंदुत्व को ही कह रहे हैं कि आपका हिंदुत्व एग्रेसिव है, करुणामयी नहीं है। वो जो हिंदुत्व की व्याख्या कर रहे हैं वो है हिंदुत्व। जी, वो सनातन को गाली निकालना, वो उस वाले हिंदुत्व को मानते हैं जहाँ सनातन को गाली निकाली जाए, जहाँ ये कहा जाए कि सनातन डेंगू है, एड्स है और सनातन को हमने एरेडिकेट, वर्ड यूज किया गया था, सनातन को हमने एरेडिकेट, खत्म करना है, एरेडिकेट करना है। वो बड़े अच्छे हिंदू अपने आप को कहलाते हैं जो इस प्रकार की भाषा के इस्तेमाल करते हैं। और ये नहीं कि उनके कोई साथी दल करते हैं, डीएमके नहीं, उनके पार्टी के नेतृत्व जो अभी अध्यक्ष हैं उनके बयान सुन लीजिए सनातन को लेकर क्या था, या उनके जो पार्टी के अभी अध्यक्ष हैं उनके बेटे के क्या बयान आए थे प्रियंक खड़गे के, या उनके पार्टी के प्रमुख नेता चिदम्बरम जी, कार्तिक चिदम्बरम उनके बेटे हैं, पार्टी के नेता हैं कांग्रेस के, उनके क्या बयान आए। तो क्या है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और है, खाने के कुछ और हैं। ये निरंतर इसी प्रकार जब चुनाव आता है तो इनके अंदर हिंदुत्व के बारे में भी जागरण आ जाता है। कभी इन्होंने अपनी माता जी को लेकर नहीं कहा कि जब जो यूपीए की हेड थी और जब सरकार थी तो उन्होंने कहा था राम काल्पनिक है, ऐसा एफिडेविट भी भरा था कोर्ट के अंदर जाकर। तो और कपिल सिब्बल जी को कभी रोका नहीं था जब वह मंदिर ना बने, 2000 मंदिर का फैसला ना हो 2019 के चुनाव से पहले, उसके बारे में वहाँ खूब लड़ाई लड़ी उन्होंने और इनके मुँह से एक शब्द कभी निकला नहीं। तो इनका हिंदुत्व वाला मामला सिर्फ चुनाव तक है, चुनाव से आगे कुछ लेना देना नहीं। तो ये वही है जिन्होंने अमेरिका के एम्बेसडर को यहाँ पर, हाई कमिश्नर को यहाँ पे कह दिया था कि भारत को हिंदुत्व से ज़्यादा खतरा है बनस्बत की लश्कर तोबा से। ये इनके विकीलीक्स के अंदर छपा था। तो
इनके नेता अलग अलग समय पे अलग अलग प्रकार की व्यवहार करते हैं, जैसे चुनाव के संबंध में जरूरत होती है वैसी बात करते हैं। परंतु जहाँ तक जाति जनगणना का मामला है, हम तो कह रहे हैं जाति जनगणना अब इन्होंने कराया, ये अब इसको जाति जनगणना करें, हमारे सबसे सर ये सर्वे है। अब सर्वे में एक डेटा आ गया, वो डेटा सबकी जानकारी में था, पहले से भी वही मोटा मोटा जानकारी है, वो सबको जानकारी। उसमें सोशो इकोनॉमिक एजुकेशनल जो है, शैक्षणिक है, जहाँ वहाँ पर सोशल कैसे हैं, सामाजिक क्या है, जहाँ उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उसका डेटा कहाँ है। आप कैसे फैसला करेंगे कि कौन सी जाति को क्या लाभ देना है, उसका फैसला कैसे करेंगे। तो ये सिर्फ ये कि चुनाव को देखते हुए एक छलावा, एक किस्म का एक माहौल खड़ा करने के लिए कर रहे हैं। इनके मन में कोई ऐसी भावना नहीं कि हमने किसी की चिंता करनी है या कोई नहीं, पर छलावा सही, लेकिन आपके लिए तो ये एक तरह की मुश्किल खड़ी कर रहे हैं ना कि बीजेपी का इस पूरे मुद्दे पर जो है रुख क्या है वो स्पष्ट नहीं है। नहीं, हमारी बिहार की यूनिट ने तो बड़ा स्पष्ट कहा कि हम जाति जनगणना के पक्ष में हैं, परंतु ये जाति जनगणना हुई कहाँ, ये तो सिर्फ सर्वे हुआ। जनगणना तो सिर्फ केंद्र सरकार करा सकती है, वो चुनाव के बाद, जब पार्लियामेंट्री चुनाव होंगे उसके बाद होंगे, वो उससे पहले हो भी नहीं सकता। तो अब ये एक लोगों में एक नए प्रकार का माहौल खड़ा करने के लिए लोगों में एक माहौल खड़ा करने के लिए, इसलिए कि चलो हम ये लोगों में माहौल खड़ा कर दें कि हमने जाति जनगणना कर ली है। सही जवाब, रुकिए। तो हमने जाति जनगणना कर ली है, ये उसका एक माहौल खड़ा करने के लिए। ये तो अब बता दीजिए, जो अब जाति जनगणना, अभी तो खैर रिपोर्ट आने दीजिए, पढ़ा नहीं हमने, किसी को रिपोर्ट अभी आई नहीं, पढ़ लेंगे एक बार। अगर उसमें किसी एक जाति का कितने परसेंटेज है, क्या उसका आगे उनके पैरामीटर्स जो हैं, सोशल इकोनॉमिक एजुकेशन, उस पर क्या कुछ काम हुआ है क्या? उस पर कल वो मीटिंग कर रहे हैं ना, कल वो मीटिंग करके उसके बाद तय करेंगे अगले भविष्य की रणनीति क्या होगी। नहीं, वो रणनीति जो सर्वे हुआ है उसमें उसकी जानकारी आई नहीं है। उसकी अभी तक जितनी जानकारी मेरे पास आ रही है, जितना शाम से पढ़ पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ, उसमें कहीं सोशो इकोनॉमिक या एजुकेशन पे कुछ जानकारी है कि इस जाति के इतने लोग पढ़ाई में अच्छे हैं, इस जाति के अच्छे लोग पीछे रह गए। सही जवाब। और इसमें फिर एक मिनट, इसमें फिर वो जी एक बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है कि है दुश्मन के इरादों को अगर जाहिर करना है, दुश्मन के इरादों को अगर जाहिर करना, तुम खेल वही खेलो मगर अंदाज बदलना। जिस खेल को भारतीय जनता पार्टी खेलती आ रही थी 2014 से, और माननीय प्रधानमंत्री जी अपने आपको बताते थे कि मैं चाय बेचने वाला हूँ, मैं सचिन का बेटा हूँ, और माननीय प्रधानमंत्री जी अपने आप की जब जाति बताते हैं और जाति बता करके मंत्रालय बांटे जाते हैं, तब ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से नहीं पूछना चाहिए क्यों जाति बना करके और जाति अपनी बता करके माननीय प्रधानमंत्री जी वोट मांगते सवाल तो पूछना चाहिए। अच्छा, बिहार में तो जाति जनगणना पे कह रहा है कि संशोधन कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं करा रहे? नहीं, जाति जनगणना हुई कहाँ है? जाति जनगणना हुई कहाँ है? अरे सुनिए ना एक बार, जाति जनगणना हुई क्या है? आप मेरा चरण से पार करिए, आप जाति जनगणना का कागज दिखा दीजिए। अरे आप जाति जनगणना का कागज दिखा दीजिए। आप एक सर्वे को आप जाति जनगणना मानने लगे हैं। नहीं, आप झूठ मत बोलिए ना। ओके, एक एक करके सुनिए, एक एक करके। अभी तो जाति जनगणना जो आरपी सिंह जी कह रहे हैं, सही जवाब, वो कह रहे हैं जाति जनगणना तो अभी कहीं हुई नहीं है, बिहार में भी नहीं। एक सर्वे आया, वो कह रहे हैं जाति जनगणना की बात तो अभी बाद में आएगी। तो यही तो डिमांड कर रहा है कि जाति जनगणना करवा दीजिए, क्या दिक्कत है? हाँ, तो वो जब जनगणना होगी उसके साथ हो सकती है, आज कैसे हो सकती है? अरे शांति बोलो, में डिस्टर्ब कर रहा था, सम्मानित का परेशान, आपका सम्मान करता हूँ, आप मेरे बड़े हैं, थोड़ा तो खोल दीजिए। ओके, मुद्दे पर आए। समस्या क्या, पहले तो भारतीय जनता पार्टी से पूछता चाहिए कि जब 2015 में आदरणीय मोहन भागवत जी ने कहा था कि उनको जो है आरक्षण की जो है चर्चा करनी चाहिए, शिक्षा करनी चाहिए, तो जब भारतीय जनता पार्टी का ये जो पहला था जिसको राहुल गांधी साहब ने नकाब करा है, जो चेहरे के ऊपर नकाब था, उस नकाब को राहुल गांधी ने किस लिए और काफी सच्चाई दिखाई, उससे भारतीय जनता पार्टी को होने लगी तकलीफ। जब आप जातीय समीकरण के आधार पार्टी के तो का बंटवारा भी करते हैं, सभी लोग करते हैं, मैं आप बिहार में राजनीतिक पार्टी सभी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग
जिस पिच पे आप अभी खेल रहे थे, उस पिच को अगर विपक्ष ओके। खेल रहा है तो इसको तकलीफ होने लगी। ओके, रुकिए सर, रुकिए। सही जवाब जी, रुकिए। मैं इसमें जल्दी से आरपी सिंह जी क्यों रिस्पॉन्ड ले लूं, फिर मैं अगले मेहमानों की तरफ बढ़ूंगा। आरपी सिंह जी वो कह रहे हैं जिस पिच पर आप खेल रहे थे, अल्टीमेटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना ओबीसी बताकर कहा कि मैं ओबीसी हूं, गरीब, मैं चाय वाला हूं, तो उसी पिच पर अब विपक्ष खेलना चाह रहा है, उसी पिच पर आकर गिर रहा है। तो क्या राहुल गांधी ये कहेंगे वो चाय वाला है क्या? वो बताएंगे वो चांदी के चम्मच वाले हैं? तो जो जिसका जो बैकग्राउंड उस हिसाब से बताएगा। एक आदमी चांदी के चम्मच से पैदा हुआ तो वो चांदी के चम्मच के बारे में बताएगा, जो चाय बेचते थे वो चाय के बारे में बताएंगे। असल में दिक्कत ये है इनको कि ये एक बोंडर खड़ा करें, एक झूठा परछावा खड़ा करें। मैं वापस जाने देता हूं, अगर जाति जनगणना हुई है तो कृपा कर बताइए। इनके वो जाति जनगणना इन्होंने करनी नहीं, वो सिर्फ एक सर्वे कर और वो भी अधूरा सर्वे है मेरे हिसाब से। और सर्वे पूरा तब होता है जब उसमें सारे फैक्टर्स लेकर आते, सारी फैक्टर्स की जानकारी आती। जो मैंने कहा कि एक समाज की एजुकेशन लेवल क्या है, एक समाज का इकोनॉमिक लेवल क्या है, तो ये जानकारी आती तो उसके हिसाब से उस पर काम हो सकता है। अवधेश जी, बड़ी दिलचस्प बात है कि जो लोग अपने आप को गांधी जी का अनुयायी कहते हैं, वो लोग आज उनके जन्मदिन के अवसर पर जो है जाति आधारित जो है सर्वे की रिपोर्ट लेकर आते हैं और वो अब जनगणना की बात करते हैं। जिस जाति जनगणना का उस समय गांधी जी ने, नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने और जो है अंबेडकर जी ने विरोध किया था, आज वो जाति आधारित जनगणना क्या इस वक्त देश की जरूरत हो गई है? देखिए, केवल विरोध नहीं हुआ था, भारत के पहले मंत्रिमंडल की कैबिनेट मीटिंग में तय हुआ था कि अंग्रेज जाति जनगणना कराते थे क्योंकि वो फूट डालकर राज करो की नीति पर चल रहे थे। हमको आगे से जाति जनगणना नहीं करानी है, लेकिन चूंकि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए हमने आरक्षण की व्यवस्था कराई है, इसलिए हर बार उनका डेटा लेंगे। तो ये भारत के पहले कैबिनेट का डिसीजन था कि ये नहीं करना है क्योंकि अंग्रेज ऐसा करते थे, इस कारण से करते थे। इसको बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। उसमें अंबेडकर भी थे, पटेल भी थे, पंडित नेहरू भी थे, वो सारे कैबिनेट के मेंबर थे जिसमें यह फैसला हुआ था। तो अब क्या यह मान लिया जाए कि उस समय फैसला करने वाले जो स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वतंत्रता से निकल के सरकार चला रहे थे, वो पिछड़ों के विरोधी थे, वो पिछड़ों का कल्याण नहीं चाहते थे, और आज जो नेता हो गए हैं ये पिछड़ों का कल्याण चाहते हैं। एक दूसरी बात देखिए, ये एक फैक्ट मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के भी जो लोग बैठते हैं वो पता नहीं इस विषय पर क्यों नहीं बात करते हैं। 2011 में यूपीए सरकार ने समानांतर एक जनगणना के समानांतर जब सामाजिक आर्थिक गणना कराई थी जातीय के आधार पर, उसका पूरा डाटा आया था। क्योंकि उस समय जातीय जनगणना की जब बात हुई तो कांग्रेस के अंदर ही विरोध था। बाजाप्ता गृह मंत्री चिदम्बरम ने उसका विरोध किया, फिर प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में एक बनी थी मिनिस्टर जीओएम बनी थी, फिर उसने कमेटी ने कहा कि नहीं, इसको ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत करा दें क्योंकि संविधान के तहत हम ऐसा अभी नहीं कर सकते हैं। तो उसका हुआ, लेकिन वो जाड़ा नहीं हुआ। 5 करोड़ रुपए उस पर खर्च हुआ था, 5 करोड़ रुपए फिर उसको उस रिपोर्ट को डाल दिया गया। सर बहुत ज्यादा खर्च हुआ था, 5 करोड़ नहीं था, उसको वो कुछ हजार करोड़ था, पता नहीं आपके पास 5,000 करोड़, 43 करोड़। जी। अब उसका जो फैक्ट है सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने यह तय किया 2015 में कि हम उस डाटा को जारी कर रहे हैं। जब यह तय किया तो लालू प्रसाद यादव, समाजवादी पार्टी, आरजेडी सब ने खड़ा होकर विरोध किया कि इसको जारी नहीं करना है। यह भारतीय जनता पार्टी जाति की राजनीति करने जा रही है। उसके बाद कैबिनेट की मीटिंग हो गई 2017 में, राजनाथ सिंह गृह मंत्री के नाते इसकी घोषणा कर देते हैं कि जनगणना करेंगे। लेकिन अब उसमें क्या हुआ कि जब करने लगे, अरविंद परगरिया के नेतृत्व में कमेटी बनी कि कैसे, तो 46 लाख जातियां और गोत्र निकल रही। उसमें वो इस्तेमाल, वो जो पूरी रिपोर्ट थी उसमें इतने फ्लॉज थे कि जिसके बारे में तो यूपीए सरकार ने दरअसल जो जाति जनगणना कराई थी तो वो उसमें फ्लॉज थे, करोड़ों रुपए खर्च हुआ उस पर, हजारों करोड़ रुपए, और वो रिपोर्ट यूज कर, और उसको खुद जो है इसका विरोध हुआ। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, मुझे एक छोटा सा ब्रेक के बाद इस डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद आऊंगा इस पर, क्योंकि क्या मुद्दों की तलाश है, जाति जनगणना से आस है, आऊंगा इस पर इस ब्रेक के बाद। वो जो मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर
महल नजर आएगा, वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। गोल्डी छोले मसाले, जहां जाए रिश्ते बनाए, जहां जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। श्री अन्न को दी गई प्राथमिकता से देश के छोटे किसान, हमारे आदिवासी भाई बहन जो किसानी करते हैं, उनको आर्थिक संबल मिलेगा और देशवासियों को एक स्वस्थ जीवन मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर श्री अन्न यानी मिलेट्स को एक नई पहचान मिली है और जन जन इसे अपना रहा है और जन भागीदारी की मुहिम चल पड़ी है। इस पहल से वैश्विक मंच पर कम पानी की खपत वाली सघन एवं पोषक फसलों को बढ़ावा मिलेगा। मिलेट्स जलवायु अनुकूल है और आसानी से उगाए जा सकते हैं, जिससे किसानों की आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के जरिए श्री अन्न की खपत में वृद्धि होगी, पोषण सुरक्षा मिलेगी और मिलेट्स के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक नई पहचान सुनिश्चित होगी। प्रोटीन, विटामिन, खनिजों से भरपूर मिलेट्स ग्लूटेन फ्री होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए भी सर्वश्रेष्ठ हैं। आइए भोजन में श्री अन्न को अपनाएं, जीवन को स्वस्थ और समृद्ध बनाएं। चाची, कल्याण भव, सुखी भव और सबसे जरूरी आशीर्वाद आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण, मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। दिन तिनक दिन, तिनक दिन, दिन तिनक दिन। तुम जाना दिन। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू, तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। वाह भैया, तारी तो घनी धाकड़ पहचान से। अरे वाह मयंक, अरे तो धाकड़ पहचान हो रखी से। आजकल तो बड़े धाकड़ों से घनी पहचान हो रही हमारे मोहल्ले वालों की। सही कहे। मारी भी लग जाती सरकारी नौकरी अगर लोगों की तरह किसी धाकड़ आदमी से हमारी जान पहचान होती। हाँ भाई, धाकड़ से पहचाने में। भाई कौन है यो धाकड़? ताऊ या मामा? अरे न ताऊ न मामा, धाकड़ है मोदी जी और मनोहर लाल जी। उन्होंने बिना खर्ची पर्ची के मेरिट पर भर्ती कराई। तेरी और तेरे दोनों साथियों की भी लग सकती है अगर मेरिट हो। अब हरियाणा में खर्ची और पर्ची का झंझट हुआ खत्म। सरकारी नौकरी में भर्ती की प्रक्रिया को आसान बनाया। हरियाणा में अब मेरिट पर मिलती है हर नौकरी। मेरिट पर 1,10,000 भर्तियां हुई और 60,000 नौकरियों में भर्ती का काम है जारी। धाकड़ हरियाणा, जो ठाना वो कर दिखाया। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। तो दो टुक आप देख रहे हैं, दो टुक में हम चर्चा कर रहे हैं जिस तरह से 2024 के चुनाव से पहले मुद्दों की तलाश में नए नए मुद्दे उछल रहे हैं, नए नए रणनीतियां बन रही हैं। उसी संदर्भ में राहुल गांधी हिंदुत्व पर लेख लिखते हैं तो पूरा इंडिया अलायंस जो है वो ऐसा लगता है कि अब वो अड़ गया है कि जाति आरक्षण जो है, जो जाति के आधार पर, माफ कीजिएगा, जाति के आधार पर जो जनगणना होनी है, उसको वो 24 के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनाएगा। इन्हीं सब पर चर्चा कर रहे हैं। 5 मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। आरपी सिंह जी बीजेपी से, अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार, सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक हैं, प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मास्टर सुरेश चंद्र जी बीएसपी समर्थक हैं। मैं सुरेश जी और प्रेम जी आपके पास आऊं, उससे पहले अवधेश जी जल्दी से, ये जो बात चल रही थी कि भाई ये जनगणना तो हुई लेकिन
लेकिन ये लागू ना तो इसके रिजल्ट दिए गए, ना इसको लागू करने दिया गया, फिर इसका मायने क्या है? नहीं, नरेंद्र मोदी सरकार ने उसका जो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण था उसको जारी भी किया है, उसके आधार पर नीतियां भी बनी है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन रिपोर्ट में यह आया है कि भारत की जाति व्यवस्था इतनी जटिल है कि कोई एक जनगणना करके उसका कंप्लीट आप रिपोर्ट राष्ट्रीय स्तर पर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि एक राज्य में जो जाति है वो दूसरे राज्य में दूसरी जाति है, गोत्र की समस्याएं हैं। इसलिए अंग्रेजों को तो यह समझ ही नहीं थी भारत की जाति व्यवस्था को। और जो आप कह रहे हैं ना, देखिए गांधी जी जाति विरोधी नहीं थे और जाति भेद को खत्म करना चाहते थे। समाजवादियों ने जाति विहीनता की बात की, लोहिया जी ने। लेकिन आज जो जाति जनगणना कराने वाले हैं ये जातीय समीकरण बना के उन जातीय समूह का नेता बना के राजनीति करते हैं। मेरा अपना मानना है कि ये जो नीतीश कुमार की जातीय जनगणना सो कॉल्ड अभी तो हुई नहीं है, वो जो है सर्वे कहिए, वो जैसे बीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया उस समय हीरो बने, लेकिन उसी मंडल कमीशन से निकले हुए नेता ने उनकी राजनीति को खत्म कर दिया। ठीक वही स्थिति इसमें नीतीश कुमार की होने जा रही है, क्योंकि देखिए 14.26% इसमें जादवों का आंकड़ा आया है। कोई बिहार का व्यक्ति मानने के लिए तैयार नहीं है कि अकेले जादवों की इतनी संख्या है। नीतीश कुमार के जाति की संख्या 2.87% दी गई है। तो क्या अगर आगे राजनीति होगी तो वो लोग 14.26% के पास जाएगा नेतृत्व, या 2.6 से। तो इसका जो अंतर विरोध है वहां, वो भी दूसरी बात सुनिए, ब्राह्मणों को 3.66 तक और भूमिहारों को 2.86 तक सीमित किया गया है। तो इस जनगणना के आंकड़े पर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि कैसे इस प्रकार की जनगणना आया है। लेकिन 2024 में मुद्दा बनाएंगे, लेकिन जो सच है वो देश के सामने आना चाहिए। ओके, देखिए वो इसके डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि एक अलग विषय हो जाएगा, लेकिन मोटे तौर पर यह बात जरूर देश को ठगना तो अवधेश जी प्लीज, जब बात उठा बीजेपी के बीच पर खेल रहे हैं। अवधेश जी एक मिनट रुकिए, अवधेश जी एक छोटी सी बात मेरे पास दूसरे दो गेस्ट भी हैं। तुम्हारी इतनी समझ है, तकलीफ इसी से होती है। एक मिनट सर, मेरे पास किसको क्या तकलीफ है भैया? प्लीज एक मिनट। मंडल आयोग जब लागू हुआ, सुनिए प्लीज सुनिए, मंडल आयोग जब लागू हुआ तो जनता दल को कितनी सीटें आई उसके बाद, और बीजेपी की सीटें 89 से बढ़ के 119 हो गई। गलतफहमी में मत रहो, ओके, उससे उसके आधार पर रिजल्ट होती है। ओके ओके, तो इसलिए जो है ना आप लोग जो ये बना रहे हो इससे हवा हो जाएगी। ओके, मुझे प्रेम जी और मास्टर सुरेश जी के पास जाना है। एक छोटा जल्दी से आप अपना जो हेडर चल रहा है उसको ठीक रहिए। जाति जनगणना नहीं, जाति सर्वे, प्लीज आप गलत उसको आप गलत कर रहे हैं। नहीं, मैं जाति जनगणना से आज कह रहा हूं, जाति जनगणना की बात इंडिया अलायंस लगातार कर रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं इस जो बिहार से हो उसकी बात नहीं कर रहा हूं। ये एक लार्जर पर्सपेक्टिव है जो जाति जनगणना की बात लगातार की जा रही है कि भाई जाति जनगणना कराइए। मेरा जो हेडर है उस संदर्भ में। लेकिन प्रेम कुमार जी क्या ये एक बड़ा मुद्दा बन रहा है? क्या आपको लगता है इससे, क्योंकि ये एक बात बड़ी सही आई, अगर इसके आधार पर ये जो सर्वे के नतीजा है इसके आधार पर अगर बात करेंगे तो कल को जो है लालू यादव के लिए खुद एक मुश्किल खड़ी होने वाली है, नीतीश कुमार के लिए खुद एक मुश्किल खड़ी होने वाली है। पूरे कैबिनेट में, बिहार की कैबिनेट में यादवों की हिस्सेदारी करीब 30% है, जबकि यादव जो है यादव जाति के लोग 14, तो जितनी हिस्सेदारी है उससे डबल जो है यादवों का कैबिनेट में हिस्सा है। तो ऐसे जो कल को सवाल उठेंगे तो उन लोगों की राजनीति भी खतरे में पड़ेगी। सॉरी, तो अशोक जी आपको लगता है राजनीति खतरे में पड़नी चाहिए तो पड़नी चाहिए। अगर जातीय जनगणना नहीं बोलूंगा, बल्कि मैं चाहूंगा कि सुधार भी हो। जाति जनगणना तो जातियों की संख्या गिनना हो गया, जातीय जनगणना कास्ट सेंसस। तो जो जातीय जनगणना है इसका तो एक मकसद है, और वो मकसद हम सबसे बड़ा मकसद देखें तो हमने मंडल कमीशन लागू किया जिस जातीय जनगणना के आंकड़ों के हिसाब से, वो वही अंग्रेजों के समय वाला है 1931 का। तो उस जातीय जनगणना को अपडेट क्यों नहीं होना चाहिए? फैक्ट्स से डर क्यों लगता है? अगर वो अपडेट नहीं तो मंडल कमीशन क्यों लगा रखे हैं उस आंकड़े पर? तो इसलिए जातीय जनगणना जिसके फैक्ट्स से डरने की जरूरत नहीं है। अब दूसरी बात है कि इसमें जो सियासत है, राजनीति है, भाई सियासत तब भी होती है जब महिला शक्ति अधिनियम, नारी शक्ति
वंदन अधिनियम आता है, तो उस पे भी तो हम ये हेडलाइन लगा सकते हैं ना कि राजनीति इससे लाभ लेने की आस। जो हेडलाइन आज हम लगा रहे हैं कि मुद्दों की तलाश जातीय जनगणना से आस, तो मुद्दों की तलाश महिला आरक्षण बिल से आस, कानून से आस, वो भी लगा सकते हैं। ये है तो बात है, राजनीति तो हम इनकार नहीं कर सकते। कोई भी मुद्दा राजनीतिक दल जब गंभीरता से उठाता है, जनता में वो लोकप्रिय रहता है, तो उसका संबंध होता है राजनीति से, तभी वो मुद्दा अहम भी होता है। तो राजनीति से इनकार नहीं कर सकते, लेकिन क्या जरूरत से इनकार कर सकते हैं, ये बड़ा सवाल है। क्या जातीय व्यवस्था जो है, जाति व्यवस्था मिटना चाहिए? इसके पक्ष में तो ना अतीत में कोई था, ना आज कोई बोलता दिखता है कि होना चाहिए, लेकिन जाति व्यवस्था को अनदेखी करना ये तो संभव नहीं है ना। जाति व्यवस्था, जाति हमारे देश में जाति के आधार पर आरक्षण नहीं है, समूह के आधार पर है। ओबीसी समूह है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, जाति नहीं है। जाति की बात आज भी नहीं हो रही है, होनी भी नहीं चाहिए। हम सब जाति के खिलाफ हैं, लेकिन जो जाति तो गणना तो जाति की हो रही है भाई, छुआछूत है। ओबीसी के साथ तो गणना अलग अलग जातियों की संख्या दी जा रही है, कितने परसेंटेज कौन जाति है। ये तो केवल ओबीसी का नहीं है ये गणना की, ओबीसी में और ईबीसी कितने हैं, इसमें साफ साफ लिखा है कि कौन कौन जाति कितने परसेंट है। मैं आप सही कह रहे हैं, मैं आरक्षण की बात कर रहा हूं। हमारे यहाँ जो आरक्षण है वो जाति के आधार पर नहीं है। उसी को बदलना चाह रहे हैं ना, जिसकी जितनी नहीं जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यानी जो जाति जितनी है उसको देंगे। अब ओबीसी कैसे करेंगे जब 14.2% है तो उसको देंगे, कुर्मी है तो उसको देंगे, ये करेंगे। अवधेश जी देखिए, जितनी जिसकी आबादी है उससे ज्यादा हिस्सेदारी, ये तो नहीं कह रहा ना कोई भाई। जो 10% आपने कहा कि ओबीसी है, अब उसी को अगर उसी को करना है, नहीं सुनिए, उसी को करना है तो फिर जाति की अलग जनगणना के ओबीसी का केवल करा लेते, केवल ओबीसी ईबीसी और अपर कास्ट का करा लेते। हम कुछ नई बात बोल रहे हैं, आप सुनिए प्लीज। देखिए 10% जो आरक्षण की व्यवस्था इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए हुआ, और उसमें सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए लोगों पर विचार नहीं हुआ, तो वो जो 10% है किन के लिए है? अब देख लीजिए आंकड़े, जो भी नतीजे हैं वो उन सवर्णों के लिए हैं जिसमें पिछड़ों की जगह नहीं है, दलितों की जगह नहीं है। उसमें जाति नहीं लिखा हुआ है, नहीं उसमें जाति नहीं लिखा हुआ है, नहीं उसमें जाति नहीं है, उसमें एक्सक्लूडिंग नहीं, उसमें एक्सक्लूडिंग ओबीसीज एंड SC ST है, उसमें कोई कास्ट नहीं लिखा हुआ है। ओके एक मिनट रुकिए प्रेम जी, ये खतरनाक प्रवृत्ति है। एक मिनट, मुझे मास्टर सुरेश चंद्र जी के पास जाना है। रुकिए सर, 1990 के दशक में मंडलवाद के बाद जो बिहार में जो खूनी दौर शुरू हुआ जातियों का, उसको ध्यान रखिए। मुझे मास्टर सुरेश चंद्र जी के पास, एक मिनट, मुझे मास्टर सुरेश चंद्र जी के पास जाना है। मैं सुरेश जी माफी चाहता हूं, आपके बहुत देर से आ रहा हूं, दरअसल इतनी हीटेड डिबेट हो रही थी, सब लोग अपनी अपनी बात पे। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो पूरा कुछ चल रही है, जो राजनीति भी है, लेकिन ये है कि हिस्सेदारी भी चाहिए, और दूसरी बात ये भी है कि भाई जो लोग पीछे रह गए हैं उनको जो है आपको समाज में बराबर भी लाना। कैसे देखते हैं इस सारी परिदृश्य को आप? और आप बीएसपी के जहन में क्या रहा? क्योंकि बीएसपी तो पहले ही कहती है कि जो दलित है उनको उनका हक नहीं मिला। नहीं, वो देखिएगा, ये सारे लोग जितनी बात कर रहे हैं वो सारी की सारी अधूरी हैं। मेरा दावा है काका कालेजर कमीशन क्यों बना? अगर बाबा साहेब विरोध करते इस बात का कि आरक्षण और उसकी बात का अगर विरोध करते, जातीय जनगणना के विरोध करते, तो काका कालेजर कमीशन क्यों बनता? उसके बाद में मंडल कमीशन की रचना क्यों होती? क्योंकि बाबा साहेब संविधान में भी प्रावधान कर गए हैं। नहीं, काका कालेलकर समिति ने कहा जातीय जनगणना की बात की है, वो तो मंडल आयोग ने किया है। बात हो जाए फिर आप काउंटर कर दीजिए। भर का ज्ञान नहीं है, सुनिएगा जरा ध्यान से। बहुजन समाज पार्टी के मानवर कांशीराम साहब ने ये आवाज उठाई। कौन सी आवाज उठाई? ये आवाज उठाई कि राज हमारा, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और जाति जनगणना आप सारे लोग इसलिए नहीं होने देना चाहते कि जब जातियों का पता चल जाएगा, उनका प्रतिनिधित्व चाहिए, तो जब
शायद इस देश में 15% लोग तो पूरा फायदा उठा रहे हैं। तो भी मास्टर 80% का प्रतिनिधित्व मास्टर नहीं मिल रहा है। मास्टर सुरेश चंद्र, मेरा आपसे सवाल है, मास्टर सुरेश चंद्र, मेरा आपसे सवाल ये है, अब बिहार के आंकड़े अभी वो कितने सही हैं कितने गलत है उसकी अभी पड़ताल होनी बाकी है, लेकिन बिहार के एक आंकड़े जो आज सामने आए, अब आपको क्या लगता है इन आंकड़े सामने आने के बाद अब क्या इससे हासिल होगा और क्या करना चाहिए? देखिएगा, मैं एक बात से सहमत हूँ जो मैं कहना चाह रहा था, और आपकी बात से भी सहमत हूँ कि बाबा साहेब संविधान में ये प्रावधान कर गए कि इस देश का राष्ट्रपति समय समय पर ऐसे आयोग गठित करेगा कि जैसे अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो क्या और जातियां भी ऐसी हैं जिनके लिए इस सुविधा की आरक्षण की आवश्यकता है? तो उसके तहत जातीय जनगणना नितांत आवश्यक है और ये आवाज उठाई। अब चूंकि डर ये है कि प्रत्येक वर्ग की आर्थिक आधार नहीं रखा था आरक्षण के लिए, और ये जो जिक्र कर रहे हैं कि जाति का चर्चा नहीं है, समूह है, वर्ग है, SC ST OBC, तो वो किस उसका आधार क्या है? उसका आधार बिल्कुल ठीक बात है, उसका आधार जाति ही है, एकदम उन समूह का आधार जाति। अवधेश जी ऐसा है देखिए सुरेश चंद्र जी जो अब एक सेकंड साहब देखिए, ऐसा है कि ये बात सही है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में 1616 यह धारा दिया है जिसमें सोशली इकोनॉमी पिछड़ापन की बात है उसमें, लेकिन कहीं संविधान में जहां जनगणना की बात है, बाबा साहब ने कभी भी एक शब्द कहीं बोला हो कि जातीय जनगणना कराओ पूरे भाषण में संविधान सभा में, तो मुझे बता दिया जाए। सुनिए पूरी बात। और SC ST का जहां सवाल है, उनको उनकी जनसंख्या, सुनिए ना भाई, उनको उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति में भी सब में लागू है। पहले दिन से वो जनसंख्या के आधार पर 15% एंड 7.5%। सुनिए, और लोकसभा से लेकर विधानसभाओं में उस जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व मिला था, और इस पर ज्यादा जोर हम बाबा साहब का था कि नीति निर्माण में होनी चाहिए। ओके सर, मुझे एक छोटा सा ब्रेक और लेना है, फिर मैं सैयद जवाद आपके पास आऊंगा, क्योंकि इंडिया अलायंस की जो राजनीति है यहाँ से ठीक है वो तो एक मुद्दा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे इंडिया अलायंस जो है और काका कालेलकर समिति में जातीय जनगणना की कहीं बात नहीं है। मैं राजनीतिक पक्ष पर आऊंगा इसके, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद सिस्टमेटिकली तरीके से हम बात करें, शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा, वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा, वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। चाची कल्याण भव, सुखी भव, और सबसे जरूरी आशीर्वाद आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण, मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। दिन दिनक दिन दिनक दिन दिन दिनक दिन तुम जाना दिन। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू, तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। वाह भैया, तारी तो घनी धाकड़ पहचान से। अरे वाह मयंक, अरे तो धाकड़ पहचान हो रखी से। आजकल तो बड़े धाकड़ों से घनी पहचान हो रही हमारे मोहल्ले वालों की।
सही कहे मारी भी लग जाती सरकारी नौकरी अगर लोगों की तरह किसी धाकड़ आदमी से हमारी जान पहचान होती। हाँ भाई, धाकड़ से पहचाने में। भाई कौन है यो धाकड़, ताऊ या मामा? अरे न ताऊ न मामा, धाकड़ है मोदी जी और मनोहर लाल जी। उन्होंने बिना खर्ची पर्ची के मेरिट पर भर्ती कराई। तेरी और तेरे दोनों साथियों की भी लग सकती है अगर मेरिट हो। अब हरियाणा में खर्ची और पर्ची का झंझट हुआ खत्म। सरकारी नौकरी में भर्ती की प्रक्रिया को आसान बनाया। हरियाणा में अब मेरिट पर मिलती है हर नौकरी। मेरिट पर 1,10,000 भर्तियां हुई और 60,000 नौकरियों में भर्ती का काम है जारी। धाकड़ हरियाणा, जो ठाना वो कर दिखाया। चर्चा आज कर रहे हैं दरअसल ये कि मुद्दों का एक तरह से 2024 के चुनाव को लेकर जो मुद्दे हैं उनको लेकर के जो है सब लोग अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी जो है वो हिंदुत्व को लेकर लेख लिखते हैं, हिंदुत्व पर ज्ञान देते हैं, उनके सहयोगी जो है सनातन का अपमान करते हैं। दूसरी तरफ ये भी हो रहा है कि अब जातीय जनगणना की जो है वो बात हो रही है और इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की तैयारी हो रही है। इन सब पर चर्चा करें, लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़ें, ये जो इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस दरअसल इस जातीय जनगणना को एक बड़ा मुद्दा बनाना चाहती है। लेकिन आज ही समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने बिहार में जो कुछ हुआ उसको लेकर इंडिया अलायंस की हवा निकाल दी, यानी गठबंधन के अंदर ही जो है विरोध कर दिया। जरा सुनिए शफीकुर रहमान बर्क जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ सांसद हैं, उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। क्या जरूरत पड़ी है नाकों की? भाई ये तो इलेक्शन दिखाई दे रहा है हमको 24 का, उस इलेक्शन की वजह से सारी ये धंधे कर रहे हैं, तो इससे काम चलेगा नहीं। देखिए, मुल्क को खिदमत चाहिए, मुल्क को विकास चाहिए, मुल्क को तालीम चाहिए, मुल्क में अच्छा निज़ाम चाहिए। ये तो कुछ है नहीं। अरे भाई उसको बताइए कि आप मुल्क चला रहे हैं तो इतने दिनों में आपने मुल्क के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए क्या किया? सैयद जवाद, इलेक्शन की वजह से ये सारे धंधे हो रहे हैं। ये जो जाति जनगणना की बात हो रही है, जो आंकड़े निकाले जा रहे हैं। शफीकुर रहमान बर्क, सांसद, समाजवादी पार्टी। अशोक जी, आप तो बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं और इस देश के अंदर लोगों ने हिंदू मुसलमान की भी राजनीति देखी, मंदिर और मस्जिद की भी राजनीति देखी। तो देश के अंदर जिस तरीके से विभाजन करा गया तो उसकी भी राजनीति देखी, फिर मंडल और कमंडल की भी राजनीति देखी। तो आप तो बड़े वरिष्ठ हैं, यहाँ पे मेरे तो सभी वरिष्ठ हैं, सभी ने देखी होगी उस तरीके की राजनीति। अब जो मसला सामने खड़ा हुआ है खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के सामने। अरे सर, मैंने शफीकुर रहमान बर्क पर आपसे टिप्पणी मांगी, थोड़ा सा वो भी बोल दीजिए। आपने बाकी सब इधर उधर कर दिया। वो सारा विपक्ष यही कह रहा था कि मूलभूत समस्याओं के ऊपर बात होना चाहिए थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी खुद ही अपनी जाति बचाते हैं, तो ऐसा तो नहीं था। तभी ये सवाल खड़े होते हैं जब देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं विभाजनकारी बातें कि शमशान और कब्रिस्तान कपड़ों से पहचान। उन्होंने ये नहीं कहा शफीकुर रहमान बर्क ने, सैयद जवाद, उन्होंने कहा ये सब राजनीति जो है ये सिर्फ इलेक्शन के कारण ये धंधे हो रहे हैं। ये जो जाति की बात कर रहे हैं, जो जाति जनगणना, ये आंकड़े लेके क्या करोगे, क्या करोगे आंकड़े लेके? सिर्फ चुनाव के लिए धंधे हो रहे हैं। सांसद, समाजवादी पार्टी। नहीं, समाजवादी पार्टी के लीडर ही उसके स्पोक पर्सन जवाब देंगे। और जहां तक आपने इंडिया अलायंस की बात करी है, तो इंडिया अलायंस पर मेरी राजनीतिक टिप्पणी, अपनी पर्सनल राय ये है कि अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ चुनाव के नतीजे ये डिसाइड कर देंगे कि इस जो जातिगत जो करवाया है इसका क्या असर पड़ेगा। ओके, आपको लगता है इन विधानसभा चुनाव में भी एक मुद्दा बनेगा बिहार का इंपैक्ट? सुनिए, मुद्दा बनेगा नहीं, मुद्दा बन चुका है। ओके, ये समझ लीजिए, मुद्दा बनेगा नहीं। और खास तौर से अभी जो बात करी जा रही थी, अभी थोड़ा सा एक आंकड़ा आपके सामने भी रख देता हूं। उत्तर प्रदेश का आप एक आंकड़ा उठा करके देखिए। उत्तर प्रदेश के अंदर कितने डीएम कौन सी जात के हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं। दूसरे नंबर पर कौन सी जात के हैं? 80 जिले आते हैं। 80 जिलों में खास तौर पे सर एक आंकड़ा और भी है। सर, हाँ, बोलिए। अखिलेश यादव के ऊपर यही भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगाते थे
कि यादवों की पोस्टिंग हो रही है, हर जगह यादववाद हो गया, हालांकि वो झूठ था। लेकिन आज के आंकड़े आप उठाकर देखें, उत्तर प्रदेश के 80 जिलों के अंदर से लगभग 20 से 21 डीएम जो हैं, जिस जाति से माननीय योगी आदित्यनाथ आते हैं, ठाकुर समाज के हैं, 20 से अधिक लोग। सर ये आंकड़ा आप कहां से दे रहे हैं? ये आंकड़ा आप कहां से दे रहे हैं? व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी से आए हैं आप? सैयद जवाद, ये आंकड़ा आप कहां से दे रहे हैं? सैयद जवाद, व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी से आए हैं आप? आपने एक आंकड़ा दिया, वो आंकड़ा आपको आंकड़ा मैं देता हूँ, एक मिनट आंकड़ा मैं देता हूँ आपको। आपकी इंडिया अलायंस की सरकार है, सुनिए, आपकी अलायंस की सरकार है। तमिलनाडु के अंदर सबसे ज्यादा बात करते हैं जाति की, तमिलनाडु वाले स्टालिन साहब सबसे ज्यादा बात करते हैं। 35 मंत्री हैं, उस 35 मंत्री में कुल दो मंत्री हैं एससी के। वहां पर आप किसकी बात कर रहे हैं? आपको सिर्फ सूटेबिलिटी के लिए, सिर्फ आपको राजनीति करने के लिए सब करना है। ये पखंड से राजनीति के लिए कर रहे हैं। आपको अगर जनरली कंसर्न होता तो आप ओबीसी के जब कमीशन बनाते तो आप साथ देते सरकार का। पूरी की पूरे विपक्ष ने विरोध किया। 30 साल होने जा रहे हैं, 30 साल के अंदर सर आरपी सिंह से 30 साल होने मंडल कमीशन सर होने के बावजूद भी, सुन लीजिए, मंडल। अच्छा ये बताइए, आप जाति की बात करते हैं, पश्चिम बंगाल के अंदर जातियां जोड़ी गई, पश्चिम बंगाल के अंदर ओबीसी जातियां जोड़ी गई, उसमें कितनी जातियां उसमें जोड़ी गई मुसलमानों की, और जो कि बांग्लादेश में रहते हैं बांग्लादेशी मुसलमानों की कितनी जोड़ी गई जातियां। आप सिर्फ राजनीति के कार्य से चलते हुए, आप सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के चलते सब कुछ करते हैं, उसके आगे कुछ नहीं है आपका इसके अंदर मामला। ओके, मैं एक मिनट सैयद जवाद, एक मिनट सर, मैं बिहार के संदर्भ में सिर्फ एक बात, सर एक मिनट रुकिए, एक मिनट, बिहार के संदर्भ में सिर्फ एक बात कह रहा हूं। बिहार के संदर्भ में वो इंपॉर्टेंट बात ये है, सवाल ये है कि आप जो भी करवा रहे हैं वो शफीकुर रहमान बर्क से जो है, उनकी बात से असहमत होने का कोई रीजन नहीं है। क्यों नहीं है मैं बता देता हूं। बिहार में पिछले 33 साल से नीतीश और लालू मुख्यमंत्री रहे, लेकिन बिहार में पिछले 2011 तक अगर आंकड़े ले, 10 साल में बिहार से 90 लाख, एक मिनट सर, बिहार में 90 लाख लोगों ने बिहार छोड़ा, पलायन किया, क्योंकि बिहार में नौकरी नहीं है, बिहार में रोजगार के अवसर नहीं है। बिहार देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है, और क्योंकि बिहार पिछड़ा है, बिहार का ये लोग कुछ नहीं कर पाए, लालू नीतीश, और इसीलिए अब ये जाति का गेम खेल रहे हैं ताकि चुनाव में इस बार एक बार फिर लोगों को बेवकूफ बना सके। इससे इतर कुछ नहीं है। रुकिए सैयद जवाद रुकिए, हाँ मैं आ रहा हूं प्रेम जी बोलिए, प्रेम जी बोलिए। देखिए, आपने जो बात कही कि बिहार में 33 साल से लालू नीतीश का शासन है, इसमें मैं इसी में बोलता हूं, कौन सी ऐसी पार्टी है जिसका शासन बिहार में 33 साल में नहीं रहा, जो सत्ता में नहीं रही? बिल्कुल ठीक, सारी पार्टियां रही। तो जो आप आंकड़े दे रहे हैं, सिर्फ इन दोनों को जिम्मेदार मत ठहराइए। मुख्यमंत्री कौन थे प्रेम जी? कांग्रेस और दूसरी तमाम पार्टियां भी इसमें मुख्यमंत्री कौन थे? वैसे बोलने से ये सच्चाई सामने रखने की जरूरत है, इसलिए मैंने बस टिप्पणी भर की है। ठीक है आपकी, लेकिन सरलीकरण है, सुनिए सरलीकरण है। लालू यादव 90 में आए हैं, 2005 में गए हैं, 15 वर्ष हो रहे हैं, उसमें सभी पार्टियों का शासन नहीं था। उन्होंने पार्टियों को तोड़ के कांग्रेस को तोड़ा, कम्युनिस्टों को तोड़ा, और बिहार का नाश हो गया। बिहार में सड़कें थी और गड्ढे में बदल गए, अपहरण उद्योग में बदल गया। सुनिए सर, आपके भी परिवार रहे होंगे, हम लोगों ने उस जमाना देखा है जब जिसके पास 1 एकड़ जमीन था, 10 कट्ठा बेच करके बच्चों को बाहर भेज दिया कि यहां रख नहीं सकते हैं पढ़ने के लिए। वो 15 साल का वो एक शासन था। उतना वैसा मतलब बिहार एक समय देश में बेस्ट गवर्न स्टेट था, सेकंड। आप दूसरे योजना आयोग की रिपोर्ट देख लीजिए क्या स्थिति थी। इसलिए इसको सरलीकरण कह देना कि बीजेपी ने 2005 से 2000 मान लीजिए 21 तक बीजेपी शासन में थी 16 साल में, उसमें से 1.5 साल घटा दीजिए, वो बात ठीक है। लेकिन हम 2005 अब फिर सुनिए सर, 2015 से लेकर सुनिए, अरे 2015 से 17 और 2021 से 23 कर दीजिए, तो बीजेपी का शासन 7 साल से ज्यादा नहीं होता। सर एक मिनट, मैं एक मिनट सुनिए, मैं एक मूल सवाल पे सुनिए, एक मिनट सैयद जवाद प्लीज अवधेश जी सैयद जवाद, एक मिनट रुकिए, अवधेश जी सैयद जवाद रुकिए, अवधेश जी रुकिए, प्रेम कुमार जी 1 मिनट, सैयद जवाद 1 मिनट रुकिए, अवधेश जी रुकिए प्लीज, सैयद जवाद रुकिए 1 मिनट। प्रेम जी मोटा सवाल मैं फिर पूछ रहा हूं, ये जो आंकड़े आज निकाले गए, अब सवाल यह है क्या इससे बिहार में उद्योग धंधे लगने शुरू हो जाएंगे? क्या इससे बिहार का विकास हो जाएगा? क्या इससे बिहार की तस्वीर बदल जाएगी? देखिए,
ये निश्चित रूप से अशोक जी, ये जो सवाल है बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, हमेशा से है कि देश में नौकरियां ही घटती चली गई हैं और रिजर्वेशंस जो है हमेशा सरकारी नौकरियों में रहा। लेकिन इस जातीय जनगणना का प्रश्न सिर्फ नौकरी से नहीं है, ये तो महिला आरक्षण बिल से भी है, ये तो दूसरी चीजों से भी है। प्रेम जी आप समझे नहीं, प्रेम जी समझे नहीं आप, मैं नौकरी की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं बिहार में जो गवर्नेंस का, आप नौकरी छोड़ दीजिए ना सर, मैं कह रहा हूं बिहार में जो गवर्नेंस का इश्यू है कि वहां आज भी कोई उद्योग धंधे लगाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि बिहार की राजनीति इस तरह की रही। और जब इस तरह की राजनीति होती है ना उद्योग धंधे लगते हैं, ऊपर से जो है वहां पर जाति के आधार पर किस तरह की सेनाएं बनी, किस तरह की चीजें हुई और कैसे लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ। क्या 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 गवर्नेंस इससे ठीक होगा? मैं गवर्नेंस की बात कर रहा हूं, नौकरी छोड़ दीजिए। फ्रीज हो गया लगता है। नहीं, हम सुन रहे हैं, बोलिए बोलिए प्रेम जी। ओके, मुझे लग रहा है प्रेम जी फ्रीज हो गए। ओके, आरपी सिंह जी, क्या डेवलपमेंट का ये मॉडल जो है, एक नई बात हो रही है कि ठीक है गवर्नेंस एक अलग इश्यू हो सकता है, लेकिन कम से कम जो लोग पीछे रह गए उनकी हिस्सेदारी तो सुनिश्चित करनी पड़ेगी ना। नहीं, जो मैं पहली बात जो वर्क साहब ने कहा वो ठीक इंगित किया कि आज मुद्दा होना चाहिए कि डेवलपमेंट क्या हो रही है। आज ये मुद्दा होना चाहिए कि उस घर में पानी पहुंचा नहीं पहुंचा, उस बहन के लिए चूल्हा, गैस का चूल्हा पहुंचा नहीं पहुंचा, उनको मकान मिले नहीं मिले, ये मुद्दे होने चाहिए। जहाँ उनको आयुष्मान भारत के अंदर, जहाँ सरकार की किसी और स्कीम के अंदर उनके हेल्थ वेलफेयर का इशू निपटा जाए, उनकी चिंता हो रही नहीं हो रही, तो जहाँ वहाँ पर एजुकेशन कैसे हो रही है, वहाँ पे एजुकेशन पे कितना फोकस है, ये चीज़ें होनी चाहिए। और फिर जिसके बाद जो ट्रांसलेट करती हैं कि आपके यहाँ रोजगार कैसे पैदा होगा, वो तो हो नहीं रहा। वो तो अभी आपने बताया कि 90 लाख लोग चले गए वहाँ से पलायन कर। तो क्या है कि मूल जो सोच है वो ये है कि किसी प्रकार से हम समाज को किसी न किसी ढंग से खांचे में डालकर हम अपनी राजनीति कर लें, हम उनके नेताओं के माध्यम से अपनी राजनीति कर लें। मैं वापस से रिपीट करता हूँ, इस पूरे सर्वे का क्या करने जा रहे हैं ये उत्तर दे दें। इसमें ना सोशल, ना इकोनॉमिक, ना एजुकेशनल, इसमें इकोनॉमिक और एजुकेशनल डेटा कहां पर है जिससे अंतर्गतवा लाभ होने वाला है, उसमें लोगों के साधन क्या है, लोगों के पास साधन क्या है, उसके बारे में कहां बात हुई है। जो पिछड़े लोग हैं उनको आगे लाने की बात हो रही है, सामाजिक न्याय। अरे पिछड़े में भी तो आप चिंता करोगे नहीं करोगे कि उसमें से कौन सी जाति के लोग हैं जिनको पढ़ाई का मौके नहीं मिले, कौन सी जाति के लोग हैं जो आर्थिक रूप से पिछड़े रह गए, कौन सी जाति के लोग हैं जो सामाजिक रूप में पिछड़े। मेरे पास समय नहीं है अवधेश जी, सिर्फ 30 सेकंड में। आपको लगता है कल अगर जब बैठक करेंगे 9 पार्टियों के साथ तो आगे का एजेंडा क्या हो सकता है? आप ये सही या गलत, एक आंकड़ा आपके पास है? देखिए, ऐसा है कि 9 पार्टियों की बैठक में इसका क्या करना है मेरे सामने ये स्पष्ट नहीं है। मेरे सामने केवल इतना ही स्पष्ट है कि नीतीश कुमार को जब भाजपा से अलग होना मन में तय कर लिया, तब से उन्होंने जातीय जनगणना का राग अलापा, पहले वो बिहार के विशेष राज्य का दर्जा कर रहे थे, तो इतने छोटी बुद्धि से दूसरी। और ये जो कह रहे हैं, जब बात देखिए समाज में पिछड़े वंचितों को आगे लाने का काम जरूर होना चाहिए, लेकिन उसमें जो आगे आ गए वही हमेशा आगे रहे। इस समय SC ST कोर्ट में चले जाइए, बिहार में सबसे ज्यादा मुकदमे दलितों के जो है वो यादवों और कुर्मियों के विरुद्ध है। ये वहां नए प्रकार की स्थिति पैदा हुई है। तो इसलिए जो और कोई भी जाति और समुदाय सर्वथा पिछड़ा नहीं रहती है, उसमें भी कुछ लोग होते हैं। ये जातीय जनगणना मुझे भय है। देखिए, भय बोले 1990 में लालू यादव के शासन के बाद जिस ढंग से जातीय युद्ध शुरू हुआ है, अगर इनके पास इसके प्रतिक्रिया संभालने की शक्ति नहीं है तो 2024 के चुनाव के पहले बिहार में संघर्ष जातीय शुरू हो सकता है। ओके सर, चलिए, ये आपकी ये आशंका आप जता रहे हैं, लेकिन ये ऐसा जातीय संघर्ष ना हो तो बेहतर है। लेकिन चुनाव का समय है तो नेता वोट बटोरने के लिए, वोट हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और कुछ ना कुछ ये राजनीति फिलहाल ऐसी बढ़ती दिख रही है। लेकिन बिहार के लोग कैसे इस पर रिएक्ट करेंगे, देश कैसे रिएक्ट करेगा, उसका हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये राजनीति अभी और बढ़ेगी, इतना तय है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। 2 टूक में आज बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।